हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल अरुण बायो क्लासेस। आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत एक नया टॉपिक वर्किंग ऑफ हार्ट, हृदय की कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम हार्ट की स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और ब्लड के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ब्लड कंपोजिशन, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, फंक्शंस ऑफ ब्लड, इन सभी के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। ब्लड क्लॉट कैसे होता है इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था और ब्लड वेसल्स क्या क्या होती हैं, ये किस प्रकार से बनी होती है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनका अपन ने अध्ययन किया था। आज इसी शीर्षक के अंतर्गत हम एक नया टॉपिक हृदय की कार्य प्रणाली या वर्किंग ऑफ हार्ट, हृदय अपनी स्पंदन क्रिया किस प्रकार से करता है, हृदय किस तरह से पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है और पूरे शरीर से ब्लड को इकट्ठा करके किस प्रकार से वापस हृदय अपने पास लेकर के आता है, हृदय में किस तरह से ब्लड आता है। साथ ही साथ यह ब्लड लंग्स में जाकर के, फेफड़े में जाकर के किस तरह से प्यूरिफिकेशन होता है, इसका भी हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हार्ट वर्किंग, यानी कि हार्ट की कार्य प्रणाली, हृदय की कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के इस टॉपिक के अंतर्गत अपन इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले इस टॉपिक के जो मेन पॉइंट है उनके बारे में बात करते हैं। मेन पॉइंटों के अंदर हृदय की जो कार्य प्रणाली है उसको दो भागों में बांटा गया है। हृदय कार्य प्रणाली को दो भागों में बांटा गया। हृदय की कार्य प्रणाली है क्या, किस प्रकार से कि मानव का हृदय एक पेशीय पंप की भांति, देखिए हार्ट जो हमारे वक्ष स्थल में बाईं ओर, कुछ बाईं ओर स्थित होता है, यहां से ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है और पूरे शरीर का ब्लड वापस हृदय में आता है। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोई मोटर नहीं रखी हुई है जो नलिकाओं में, वाहिनियों में, वेसल्स में ब्लड को परिवहित करे, उसको लेके जाए। इसके लिए हृदय ही, हार्ट ही एक पंप की तरह कार्य करता है और ये हृदय एक पेशीय पंप की भांति कार्य करता है। इस हृदय में विशेष पेशियां होती हैं जिनको कार्डियक मसल्स या हृदय पेशियां कहते हैं। हृदय शरीर के सभी भागों से आने वाले रुधिर को शरीर के सभी भागों में पंप करता है। हृदय शरीर के सभी भागों में से इसमें आने वाले रुधिर को, शरीर के जितने भी भाग है उनसे जो रुधिर आता है हृदय में, उस रुधिर को शरीर के सभी भागों में पंप करता है, यानी भेजता है। प्रत्येक कोशिका को हृदय रुधिर के साथ साथ, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ आदि मिलते हैं। हृदय का यह कार्य आलिंद और निलय के लयबद्ध संकुचन के कारण से होता है। अल्टरनेट संकुचन होते हैं, अर्थात आलिंद और निलय दो पार्ट होते हैं, एक आलिंद और निलय। इन आलिंद और निलयों के आपसी संकुचन के कारण से ऑरिकल और वेंट्रिकल, दो पार्ट आलिंद, ऑरिकल, वेंट्रिकल, निलय, इन दो पार्टों में आपसी अल्टरनेट संकुचन के कारण से, लयबद्ध रिदमिक संकुचन के कारण से हृदय में यह पंपिंग क्रिया या रुधिर का जो सर्कुलेशन है वो बना रहता है। हृदय की कार्य प्रणाली को, हृदय की वर्किंग को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हृदय स्पंदन, यानी हार्ट बीट, हृदय की धड़कन कैसे उत्पन्न होती है, किस प्रकार से हृदय धड़कने की प्रक्रिया को संचालित करता है। और दूसरी प्रक्रिया है हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल। ये दो चक्रों के अंतर्गत आज हम इनका हृदय कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है हृदय स्पंदन, हार्ट बीट क्या होती है। तो हृदय के लयबद्ध संकुचन को स्पंदन कहते हैं। बीट जो प्रक्रिया है, BEAT, बीटिंग जो प्रक्रिया है, स्पंदन की क्रिया है, वो लयबद्ध संकुचन यानी कि फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना हृदय का चलता रहता है। इस लयबद्ध संकुचन को स्पंदन कहते हैं। हृदय की पेशियों का उद्दीपन स्वयं इसकी पेशियां, हृदय के अंदर विशेष पेशियां होती हैं जिनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स
हृदय की विशेष पेशियां कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय पेशियां इस कार्य को संपादित करती हैं। पूरे हृदय में हृदय की विशेष पेशियां पाई जाती हैं, कार्डियक मसल्स, हृदय पेशियां। 3 प्रकार की पेशियां होती हैं, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। उनमें से हृदय की स्पेशल पेशियां, विशेष पेशियां हृदय पेशियां या कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। तो हृदय के अंदर ये लयबद्ध संकुचन स्वयं हृदय अपने आप ही इनको जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। तो हृदय की पेशियों का उद्दीपन स्वयं इसकी पेशियों से ही उत्पन्न होता है, इसलिए हृदय को पेशी जनित यानी मायोजेनिक कहते हैं। पेशी जनित हृदय के जो स्पंदन है वो पेशी जनित होते हैं, मायोजेनिक होते हैं। पेशी जनित, मायोजेनिक, मायोजेनिक। हृदय के जो स्पंदन है वो पेशी जनित होते हैं, क्योंकि हृदय की पेशियां स्वयं इन स्पंदनों को उत्पन्न करती हैं, इसलिए हृदय की इन संकुचनों को, इन लयबद्ध स्पंदनों को पेशी जनित या मायोजेनिक कहा जाता है। यह एक विशेष बात है, क्योंकि हृदय का किसी प्रकार का कंट्रोल या नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा नहीं किया जाता है, अतः हृदय अपनी प्रक्रिया को, अपनी जो कार्य प्रणाली उसको स्वयं ही नियंत्रित करता है। अतः हृदय की जो स्पंदन है वो मायोजेनिक कहलाते हैं। हृदय में पेशियों के लयबद्ध संकुचन के लिए लयबद्ध आवेग उत्पन्न करने वाला एक तंत्र पाया जाता है। हृदय के अंदर संकुचन के लिए, विशेष संकुचनों को बनाने के लिए, लयबद्ध संकुचन बनाए रखने के लिए, एक आवेग उत्पन्न करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है। उस तंत्र से यह आवेग और लयबद्ध संकुचन उत्पन्न होते हैं। यह तंत्र आवेगों को हृदय से संचारित करता है। हृदय को, यह तंत्र जो है आवेगों को हृदय से पूरे शरीर में संचारित कर देता है, पहुंचा देता है। यह तंत्र हृदय पेशियों से निर्मित होता है, जिससे कार्डियक मसल्स से, हृदय की जो विशेष पेशियां होती है उनके द्वारा यह तंत्र निर्मित होता है। मायोजेनिक प्रक्रिया होती है हृदय की, अर्थात हृदय अपनी जो संकुचन प्रक्रिया है उसको स्वयं नियंत्रित करता है, उसके अंदर अपने आप स्पंदन क्रिया उत्पन्न होती है। इस तंत्र का निर्माण शिरा, अब जो तंत्र है जो कि इसको चालन तंत्र है, हृदय का जो चालन तंत्र है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। हृदय का जो देखिए यह तंत्र हृदय पे निर्मित, तो इसे चालन तंत्र भी कहते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम, हृदय का कंडक्टिंग सिस्टम इसे कहा जाता है, चालन तंत्र कहते हैं। हृदय के चालन तंत्र में कौन कौन से पार्ट हृदय के भाग लेते हैं वो एक बार ध्यान दीजिएगा। कोटर आलिंद परसंधि, साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, कोटर आलिंद पर्व, साइनो ऑरिकुलर नोड, SAN हृदय के चालन तंत्र में भाग लेता है। हृदय के अंदर स्पंदन प्रक्रिया को, आवेगों को पूरे हार्ट में सप्लाई करने के लिए ये तंत्र कार्य करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कोटर आलिंद परसंधि, साइनो ऑरिकुलर नोड। उसके बाद अंतर परसंधि तंतु, जो बीच की परसंधियां होती हैं उनके तंतुओं के अंदर जो तंतु होते हैं उनके द्वारा आवेगों को आगे पहुंचाया जाता है। उसके बाद आलिंद निलय परसंधि, आलिंद निलय परसंधि, ऑरिकुल एट्रियो वेंट्रिकल परसंधि नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या ऑरिकुल वेंट्रिकल नोड, AVN, जो कि अंतर आलिंद पट के ऊपर दाहिने आलिंद पर पाया जाता है। दाहिने आलिंद के अंदर की तरफ, दाहिने आलिंद में आलिंद जो पट है उसमें अंतर आलिंद पट पर दाहिने आलिंद तरफ आलिंद निलय परसंधि, ये मोटर चालन तंत्र में। उसके बाद हिंज के बंडल ये क्या होता है इसके बारे में बताएंगे आपको। पुरकिंजे के तंतु, ये सभी हृदय का चालन तंत्र बनाते हैं। हिंज के बंडल क्या है और पुरकिंजे के तंतु क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। एवी नोड, ये है एवी नोड। इसकी स्थिति क्या है, अंतरा आलिंद पट पे दाहिने आलिंद के पास में पाया जाता है। दाहिने आलिंद के पास में, दाहिने आलिंद में, अंतरा आलिंद पट में दाहिने आलिंद में मिलता है। अंतरा आलिंद पट पर दाहिने आलिंद की ओर एवी नोड से तंतुओं का एक पुल या समूह या बंडल निकलता है। एवी नोड से, ऑरिकुल या एट्रियोवेंट्रिकल नोड से, आलिंद निलय परसंधि से एक तंतुओं का विशेष समूह या पुल या बंडल निकलता है, जो हिंज के बंडल कहलाते हैं। हिंज के बंडल कहलाते हैं। अब इन हिंज के बंडल से ही आगे जो शीघ्र ही
द्विशाखित हो जाते हैं। हिंज के बंडल शीघ्र ही द्विशाखित हो जाते हैं। प्रत्येक शाखा फिर से शाखित और उपशाखित होती हुई होकर अपनी अपनी ओर के निलय की दीवार में सूक्ष्म तंतुओं का जाल बनाती है। हिंज के बंडल जो कि एवी नोड के पास से निकलते हैं, एवी नोड से एक तंतुओं का जाल या समूह या पुल या बंडल निकलता है, इसे हिंज के बंडल कहते हैं। हिंज के बंडल द्विशाखित शीघ्र ही द्विशाखित होकर और प्रत्येक शाखा द्विशाखित हो जाते हैं, प्रत्येक शाखा उपशाखित होकर अपनी अपनी ओर के निलय की दीवारों में सूक्ष्म तंतुओं का जाल बनाती है। इस जाल को पुरकिंजे के तंतु कहते हैं। परिभाषा या इसकी शब्दावली को एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हो। क्या है हिंज के बंडल? एवी नोड से तंतुओं का पुल या बंडल निकलता है जो हिंज के बंडल कहलाते हैं, जो शीघ्र ही द्विशाखित हो जाता है। प्रत्येक शाखा शाखित और उपशाखित होकर अपनी अपनी ओर के निलय की दीवारों में सूक्ष्म तंतुओं का जाल बनाती है। प्रत्येक निलय की अपनी अपनी ओर के निलय की दीवारों में सूक्ष्म तंतुओं का जाल बनाती है। इस जाल को पुरकिंजे के तंतु कहा जाता है। तो एवी नोड, हिंज के बंडल, पुरकिंजे तंतु आपस में संबंधित है कि एवी नोड से एक समूह तंतुओं का समूह या बंडल निकलता है जिसे हिंज के बंडल कहते हैं, जो शीघ्र ही द्विशाखित हो जाते हैं। प्रत्येक शाखा शाखित और उपशाखित होकर के अपनी अपनी ओर के निलय की दीवारों में सूक्ष्म तंतुओं का निर्माण या सूक्ष्म जाल का निर्माण करती है। सूक्ष्म तंतुओं के जाल का निर्माण करती है, जिसे पुरकिंजे के तंतु कहा जाता है। तो ये सभी हृदय के चालन तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। अब शिरा आलिंद पर्व या फिर जिसको कोटर आलिंद पर्व, SA नोड भी कहा जाता है, साइनो ओरिकुलर नोड, शिरा आलिंद पर्व, SA नोड, कोटर आलिंद पर्व। दाएं आलिंद के ऊर्ध्व महाशिरा, देखिए मैंने ये चित्र आपको आरेखीय रूप से बना के दिखाया है। इस चित्र के अंदर कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो कि हृदय में इस स्थान पर नहीं पाई जाती, लेकिन आपको समझाने के लिए ये यहाँ पर सिर्फ बनाई गई है। मैं आपको बता दूं क्या कैसी स्थितियां हैं। अब देखिएगा, ये जो SAN है, ये पहले बताया था आपको कि हृदय की पृष्ठ भित्ति, दाहिने आलिंद की पृष्ठ भित्ति के ऊपर एक गांठ समान संरचना पाई जाती है जिसे यूस्टेटिक जिसे SAN कहा जाता है। तो ये SAN यानी साइनो ओरिकुलर नोड या कोटर आलिंद पर या शिरा आलिंद पर दाएं आलिंद के, ये है दायां भाग, एक बार दायां भाग है हृदय का, एक बायां भाग। दाएं आलिंद के ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के पास, ये ऊर्ध्व महाशिरा है, दाएं आलिंद की ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के पास में, जहां पर ऊर्ध्व महाशिरा रक्त को लेकर के आती है, ऊर्ध्व महाशिरा रक्त को लेकर के आती, शरीर से इकट्ठा करती है, अशुद्ध रुधिर उसको लेकर के आती है। तो ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के पास में, दाएं आलिंद में ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के पास स्थित होता है SAN यानी साइनो ओरिकुलर नोड। हृदय के संकुचन के लिए आवश्यक आवेग इसी पर्व से, इसी नोड से उत्पन्न होते हैं। हृदय के लिए आवश्यक स्पंदन यानी आवेग उत्पन्न होते हैं वो SAN से ही स्पंदन शुरू होते हैं। स्पंदन क्रिया जो स्टार्ट होती है वो SAN में ही उत्पन्न होती है, साइनो ओरिकुलर नोड में उत्पन्न होती है। SAN में उत्तेजन की क्षमता होती है, SAN में स्वयं उत्तेजन की क्षमता होती है, जिससे यह हृदय में स्वचालित लयबद्ध संकुचन उत्पन्न करती है, जिससे हृदय के अंदर स्वचालित ऑटोमेटिक लयबद्ध रिदमिक संकुचन उत्पन्न करती है। SAN में सक्रिय विभव का संचालन अब देखिए SAN में अपने आप स्वयं उत्तेजना से लयबद्ध संकुचन शुरू हो जाते हैं, उत्तेजन आवेग शुरू हो जाते हैं और ये आवेग अब यहाँ से इसके अंदर जो उत्पन्न सक्रिय विभव है, ये सक्रिय विभव अब अंतर पर संधि तंतुओं, अंतरा आलिंद पर संधि AVN, हिंज के बंडल, पुरकिंजे तंतु द्वारा पूरे हृदय में फैल जाता है और हृदय के लयबद्ध संकुचन शुरू हो जाते हैं। तो SAN में सक्रिय विभव का संचरण शीघ्र ही दोनों आलिंदों की भित्तियों में फैल जाता है, दोनों आलिंदों की जो भित्तियां उनमें फैल जाता था। आलिंद
लगभग एक साथ संकुचित हो जाते हैं। SAN से उत्पन्न आवेग एकदम से जल्दी ही आलिंदों के अंदर फैल जाते हैं, दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। देखिए ध्यान रखिए, ऊपर के दोनों आलिंद एक साथ संकुचित और फैलते हैं, नीचे के निलय भी एक साथ संकुचित और फैलते हैं। दोनों निलय एक साथ संकुचित होंगे, एक साथ फैलेंगे। आगे देखिए, आलिंद लगभग एक साथ संकुचित हो जाते हैं, दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। इसके बाद में सक्रिय विभव, अब SAN से संचरण अंतःपरव संधि द्वारा, SAN से यह आवेग संचरण अंतःपरव संधियों द्वारा, अंतःपरव संधि तंतुओं के द्वारा पहुंच जाता है AVN में, आलिंद निलय परव संधि में, AVN में, यानी ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड में AVN में पहुंच जाता है। आलिंद निलय परव संधि के अंदर इसको पहुंचा दिया जाता है, में भी ये चला जाता है, AVN में चला जाता है। AVN कहाँ मिलता है? अंतर आलिंद पट पर दाएं आलिंद में स्थित होता है। अंतर आलिंद पट, दो आलिंदों के बीच का जो पट है अंदर की तरफ का, उसे अंतर आलिंद पट कहते हैं। तो दोनों आलिंदों के बीच का अंतर आलिंद पट में दाएं आलिंद के अंदर स्थित होता है AVN, ऑरिक्यूलर वेंट्रिकल परव संधि या नोड। तो AVN दाएं आलिंद में स्थित होता है, अंतर आलिंद पट पर पाया जाता है। AVN से आवेग की AVN से आवेगों का संचरण है वो अब हिंज के बंडल पुरकिंजे के तंतुओं द्वारा दोनों निलयों में कर दिया जाता है। AVN के बाद में इन आवेगों का संचरण हिंज के बंडल के द्वारा और उसके बाद पुरकिंजे के तंतुओं के द्वारा दोनों निलयों के अंदर कर दिया जाता है। जैसे ही निलयों के अंदर ये आवेग पहुंचते हैं, दोनों निलय भी एक साथ संकुचित हो जाते हैं, जिससे इन तंतुओं द्वारा निलयों में संचरण तेजी से होता है। इन तंतुओं का निलयों में संचरण तीव्रता से होता है, तीव्र गति से होता है, लेकिन AVN में आवेग धीमे गति से आते हैं। इसलिए आवेग निलय में कुछ विलंब से कुछ देरी के बाद में पहुंचते हैं। फलस्वरूप आलिंदों का संकुचन पूर्ण हो जाने के बाद, यानी आलिंदों का संकुचन पूरा हो जाएगा, तब निलयों के अंदर संकुचन की प्रक्रिया पहुंचेगी। आवेग जो है वो संकुचन के जो आवेग है वो निलयों में कुछ देरी से पहुंचते, परंतु निलयों में संकुचन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। पूर्ण हो जाने के बाद आलिंदों का जो संकुचन है पूर्ण हो जाने के बाद ही दोनों निलयों में आवेग संचित होता है और निलयों का भी संकुचन हो जाता है। निलय भी आपका संकुचित हो जाता है। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप एक बार चित्र पर। इस चित्र के अंदर आपको ये जो फुफ्फुसीय धमनी है, जो कि डायरेक्शन दे रखी है बाहर की तरफ, फुफ्फुसीय धमनी, ये फुफ्फुसीय धमनी ये निकलती कहां से है? निलय से निकलती है। किससे? फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रुधिर को लेकर के फेफड़ों में जाती है और बाएं निलय से निकलती है, बाएं निलय से, और ऊपर की तरफ निकल करके फिर फेफड़ों में जाती है। हमने इनको यहाँ पे दिखा दिया है, इनकी स्थिति यहाँ नहीं होती, लगभग ऊपर की तरफ ही होती है। तो बाएं निलय से निकलती है, बाएं निलय से निकलती दोनों तरफ की, बाएं फेफड़े में और बाएं फेफड़े में, दाएं फेफड़े में, दोनों में जाती है। तो एक ये स्थिति यहाँ पर नहीं होती, बाकी स्थिति सारी सेम दिखा रखी है। यहाँ पर अब आप इसमें देखिएगा कि किस प्रकार से इनका संचरण हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि SAN कोटर आलिंद परव संधि ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के पास में पाया जाता है। SAN में आवेग उत्पन्न होते हैं और SAN में आवेग उत्पन्न होने से उसमें स्वयं उत्तेजना से आवेग उत्पन्न होते हैं और ये आवेग शीघ्र ही पूरे आलिंद में फैल जाते, दोनों आलिंद में फैल जाते, आलिंद एक साथ संकुचित हो जाते हैं। SAN से साथ ही साथ यह आवेग अंतःपरव संधि तंत्रों के द्वारा आलिंद निलय परव संधि में पहुंच जाते हैं, जो दाहिने आलिंद की अंतर आलिंद पट पर पाई जाती है, यहां पहुंच जाते हैं। यहां से इन आवेगों को अब हिंज के बंडल और पुरकिंजे के तंतु ग्रहण करते हैं। AVN नोड से इन आवेगों को हिंज के बंडल और पुरकिंजे के तंतु ग्रहण करते हैं। पुरकिंजे के तंतु अपने अपनी ओर के निलयों के अंदर लेकर चले जाते हैं और निलयों में ये आवेग तेजी से पहुंचते हैं, जिससे निलय तेजी से संकुचित हो जाते हैं। तो यहाँ से आवेग शुरू होते हैं, उसके बाद अंतरालिंद पट पे आते हैं, फिर हिंज के बंडल में, पुरकिंजे के तंतु में, और निलय संकुचित हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो कि इस प्रक्रिया को स्टार्ट करने का काम था वो था SAN का, साइनो ऑरिकुलर एनोड का।
साइनो ऑरिकुलर नोड का था, अतः इसे गति निर्धारक कहा जाता है, हृदय की गति निर्धारित करने वाला कहा जाता है, यानी पेस मेकर इसे कहते हैं, गति निर्धारक या पेस मेकर कहा जाता है। यह गति निर्धारक है, पेस मेकर है। SAN के द्वारा जो आवेग उत्पन्न करने की दर है वो है 72 से 80 आवेग प्रति मिनट। 72 से 80 आवेग प्रति मिनट यह उत्पन्न करता है SAN, जिसे गति निर्धारक या पेस मेकर कहा जाता है। जो AVN एवं अन्य तंतुओं की उत्तेजनशीलता की दर से काफी अधिक है। AVN इनसे और अन्य तंतु जो है उनकी उत्तेजनशीलता से काफी अधिक है। ये 72 से 80 है, मतलब इतने ज्यादा आवेग उत्पन्न होते हैं प्रति मिनट कि इनसे काफी ज्यादा ही होते हैं, अतः ये आवेग आसानी से अन्य तंतुओं को मिल जाते हैं। इसलिए यह हृदय के अन्य संधि पर्वों व तंतुओं की स्व-उत्तेजनशीलता का नियंत्रण करके हृदय का नियमन करते हैं। ये आवेग इतने ज्यादा होते हैं कि ये आवेग इन सभी तंतुओं के बंडल के या फिर हृदय के जो भी पार्ट है उनके सभी में स्पंदन क्रिया को नियमित करते हैं। अतः इसी कारण से SAN को यहाँ पर मेन पॉइंट माना गया है, पेस मेकर या गति निर्धारक। ये था हृदय के अंदर होने वाले लयबद्ध संकुचन किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं उसके बारे में। अगला जो अपना टॉपिक है वो है हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल। यहां पर अपने सिर्फ अपने को हृदय स्पंदन कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में अपने अध्ययन किया है। हृदय स्पंदन के अंदर सबसे मेन भाग जो है कोटर आलिंग पर्व संधि का है। उसके बाद में आते हैं अंतःपर्व संधियों के द्वारा। कोटर आलिंग पर्व संधि जो महाशिरा के पास में पाई जाती है, महाशिरा के छिद्र के पास में पाई जाती है, यहाँ से आवेग उत्पन्न होते हैं स्वयंशीलता के कारण, विशेष प्रकार की पेशियां हृदय पेशियों के कारण से, और यहाँ से आवेग आलिंदों में फैल जाते हैं जिससे आलिंग संकुचन हो जाते हैं। साथ ही साथ ये आवेग AVN नोड जो कि अंतरा आलिंद पट में दाहिने आलिंद में पाया जाता है वहां भी पहुंच जाते हैं, और यहाँ से AVN से ये किनके द्वारा पहुंचते हैं, अंतःप्रवर्तन तंत्रों के द्वारा पहुंचते हैं, और AVN से ये आवेग हिंज के बंडल पुरकेंद्रीय के तंतुओं तक पहुंच जाते हैं। पुरकेंद्रीय के तंतु पूरे निलयों में फैले हुए होते हैं, निलयों के अंदर इन आवेगों को पहुंचा देती है, इससे निलयों के अंदर तीव्रता से संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इस प्रकार से हार्ट बीट स्पंदन की क्रिया या हृदय स्पंदन की स्पंदन उत्पन्न होते हैं। इसमें SAN का एक विशेष रोल होता है, अहम भूमिका होती है, अतः साइनो ऑरिकुलर नोड को पेस मेकर गति निर्धारक कहा जाता है। इस गति निर्धारक के द्वारा SAN के द्वारा 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट उत्पन्न किए जाते हैं, जो कि सभी प्रकार के अन्य समूहों के लिए स्पंदन काफी ज्यादा होते हैं। अतः SAN दूसरे अन्य प्रकार के परसंधियां तंतु समूह आदि के स्व उत्तेजना के लिए भी उनको भी उत्तेजनशीलता को नियंत्रण करता है, उनकी स्व उत्तेजनशीलता को नियंत्रित करता है। इसी कारण से इसे पेसमेकर कहा जाता है। तो ये था अपना टॉपिक हृदय स्पंदन, हार्ट बीट। एक अच्छा टॉपिक, इसके बाद में अपन चलते हैं अगले टॉपिक पर, हृदय चक्र पर, हार्ट कार्डियक साइकिल पर, यानी किस प्रकार से हृदय के अंदर शुद्ध अशुद्ध रुधिर आलिंग से निलय में और निलय से फिर बाएं निलय से शरीर में और दाएं निलय से फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए किस प्रकार जाता है, हम इसका अध्ययन हृदय चक्र में करेंगे। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना अगला जो टॉपिक है वो है हृदय चक्र कार्डियक साइकिल। अपन ने से पहले हृदय स्पंदन पढ़ लिया। अब हृदय चक्र क्या है, हृदय की पूरी कार्य प्रणाली में दो टॉपिक है, हृदय स्पंदन और हृदय चक्र कार्डियक साइकिल के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। कार्डियक साइकिल पहले तो होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट या कौन कौन से नाम इसमें इंक्लूड होते हैं उनके बारे में ध्यान दीजिएगा। हृदय के एक स्पंदन जो एक धड़कन होती है फिर दूसरी धड़कन आती है, एक धड़कन होती है फिर दूसरी धड़कन इसके बाद आती है। तो एक स्पंदन से दूसरे स्पंदन के बीच में, एक स्पंदन से अगले स्पंदन के बीच में हृदय में जो भी घटनाएं होती हैं, आलिंदों का संकुचन होता है, निलयों का संकुचन होता है, आलिंदों का फैलना होता है, निलयों का फैलना होता है, कपाट बंद होते हैं, खुलते हैं, इन सभी घटनाओं को हृदय चक्र कहा जाता है। तो एक स्पंदन से दूसरे स्पंदन के बीच में जो घटनाएं हृदय में संपादित होती हैं, उन घटनाओं को हृदय चक्र कहा जाता है। तो हृदय के एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर
अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को, होने वाली विभिन्न घटनाओं को हृदय चक्र कहा जाता है। तो एक स्पंदन के शुरू होने से अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं, इन सभी को हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल कहा जाता है। कार्डियक साइकिल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? सामान्य रूप से अगर कहा जाए, सामान्य परिभाषा में अगर कहा जाए तो इस प्रकार हृदय के एक स्पंदन पूर्ण होने के समय हृदय में होने वाले घटनाओं को हृदय चक्र कहा जाता है। कि एक स्पंदन के पूर्ण होने के समय हृदय के जो घटनाएं होती हैं उन्हें हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहा जाता है। सामान्यतः हृदय चक्र पूर्ण होने में कौन कौन सी घटनाएं होती? पूरा चक्र पूर्ण होने में एक तो समय कितना लगता है, देखिए यहाँ पर आलिंदों का फैलना और प्रकुंचन यानी सिकुड़ना, अनुशिथिलन, विश्रांति भी कहते हैं, इसे फैलना भी कहा जाता है और डायस्टोल कहते हैं। प्रकुंचन होता है, इसका समय देखिए 7 और 8 यानी कि 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड टोटल आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर भी निलयों के फैलने और सिकुड़ने में भी 8 सेकेंड ही है। तो कुल मिलाकर के एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड का समय लगता है, अर्थात 1 सेकेंड से भी कुछ कम समय लगता है। 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक स्पंदन को पूरा होने में, अर्थात एक धड़कन को पूरा होने में। इस एक चक्र के अंदर 2 प्रावस्थाएं आती हैं, उनमें से एक प्रावस्था का जो नाम है वो है अनुशिथिलन। पहले इनका अपन नामों को अच्छी तरह से डिफाइन कर लें। अनुशिथिलन या डायस्टोल, और ये एक प्रावस्था है अनुशिथिलन या डायस्टोल। इसे हृदय की विश्रांति अवस्था भी कहते हैं, विश्रांति अवस्था भी कहा जाता है, अनुशिथिलन या डायस्टोल कहते हैं। हृदय के अंदर हृदय चक्र में जो 2 घटनाएं होती हैं वो एक होती है अनुशिथिलन या विश्रांति या डायस्टोल इंग्लिश में, और दूसरी होती है संकुचन की या प्रकुंचन, संकुचन, प्रकुंचन या सिस्टोल, ये घटना होती है। तो 2 घटनाएं होती है, अनुशिथिलन या विश्रांति या डायस्टोल, एक ही बात है। संकुचन या सिस्टोल ये एक अलग घटना है। तो 2 घटनाएं होती हैं, अनुशिथिलन यानी फैलने की और संकुचन सिकुड़ने की। ये 2 घटनाएं हृदय चक्र के अंदर संचालित होती हैं। हृदय स्पंदन के पूरे चक्र में दोनों आलिंदों व निलयों का संकुचन, दोनों आलिंदों का निलयों का संकुचन, आप सिस्टोल होना, फिर दोनों आलिंदों और निलयों का अनुशिथिलन यानी उनकी विश्रांति अवस्था सम्मिलित है। हृदय चक्र में प्रमुख घटनाएं जो होती है वो होती है महाधमनियों, जो कि हृदय से निकलती है। महाधमनी हृदय से बाएं निलय से निकलती हैं और पूरे शरीर में रक्त को लेके जाती हैं। तो महाधमनियों, निलयों, आलिंदों, इनके दाब में परिवर्तन, क्या क्या घटनाएं होती हैं? महाधमनियों, आलिंदों, निलयों, इनके दाब में परिवर्तन होता है। निलयों के आयतन में परिवर्तन होता है, निलय के आयतन में घटोतरी बढ़ोतरी होती है, निलयों के आयतन में परिवर्तन होते हैं। विभिन्न कपाट जो द्विवलन कपाट है, ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड वाल्व है, अर्धचंद्राकार कपाट है, इस सभी कपाटों का खुलना और बंद होने की घटनाएं भी हृदय के अंदर इन हृदय चक्र में संचालित होती हैं। साथ ही साथ हृदय के आलिंदों का, निलयों का रक्त से भरना, रक्त से खाली होना, ये सभी घटनाएं भी, ये सभी परिवर्तन भी हृदय के चक्र के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये सभी घटनाएं जो है हृदय चक्र में होती कौन कौन सी? महाधमनी, आलिंदों, निलयों आदि के दाब में परिवर्तन, निलयों के आयतन में परिवर्तन, विभिन्न कपाटों के खुलने बंद होने की घटना, और साथ साथ हृदय के विभिन्न भागों का भरना और रक्त से रिक्त होना, रक्त से भरना, ये सभी घटनाएं होती हैं। हृदय चक्र के समय इसके कक्षों में जो इसके 4 कक्ष हैं हृदय के, मानव हृदय के 4 कक्ष हैं, उन कक्षों में भरने वाले रुधिर को निश्चित दिशा में पंप किया जाता है। निश्चित दिशा में अर्थात या तो शरीर के अंदर पंप किया जाएगा या फेफड़े की ओर पंप किया जाएगा।
अशुद्ध रुधिर को फेफड़े की ओर पंप किया जाता है, शुद्ध रुधिर को बाएं निलय से शरीर की ओर पंप किया जाता है। इस पूरे हृदय चक्र में जो घटनाएं संचालित होती हैं वो घटनाएं संचालित होती हैं मुख्य रूप से 4, अनुशीलन और संकुचन दोनों में होता है, 2 आलिंदों में, 2 निलयों में। इस प्रकार से 4 घटनाएं कंप्लीट होती हैं। तो देखिएगा कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं आलिंदों का अनुशीलन। आलिंदों का अनुशीलन, यहाँ पर ये घटना हो रही है। आलिंदों का अनुशीलन का मतलब है आलिंदों का फैलना। तो इस यानी डायस्ट्रोल है, एक्टिव डायस्ट्रोल है, आलिंदों का अनुशीलन है। इस हृदय चक्र के दौरान आलिंद व निलय ज्यादा समय विश्रांत अवस्था में रहते हैं। देखिए आलिंद और निलय दोनों ही ज्यादा विश्रांत यानी फैली अवस्था में ज्यादा समय रहते हैं। देखिएगा आप एक बार, यहाँ पर आलिंदों का अनुशीलन देखिए 0.7 सेकेंड तक है और यहाँ पर निलयों का अनुशीलन भी 0.5 सेकेंड है। आखिर संकुचन कम सेकेंड होता है लेकिन फैलने की घटना ज्यादा समय तक होती है। टोटल 0.8 सेकेंड ही होगा, लेकिन ये सभी घटनाएं साथ साथ होती हैं। ये और ये घटनाएं 0.8 सेकेंड में दोनों ही संपादित हो जाती हैं। तो हृदय चक्र के अंदर आलिंदों और निलयों का जो विश्रांति अवस्था है वो अधिक समय तक होती है। और आलिंदों का जो विश्रांति अवस्था है वो लगभग 0.7 सेकेंड तक विश्रांत अवस्था में रहते हैं। आलिंद 0.7 सेकेंड तक आलिंद की विश्रांत की अवस्था में होते हैं। इनकी विश्राम अवस्था में होता क्या, देखिए विश्रांत अवस्था, फैलने की अवस्था में जब आलिंद फैलते हैं इनका जो अंदर का वॉल्यूम है वो बढ़ता है। आलिंदों के फैलने से अशुद्ध रुधिर जो शरीर से विभिन्न पूरे शरीर से इकट्ठा करके लाया गया है ऊर्ध्व महाशिरा, अग्र महाशिरा, निम्न महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में भर दिया जाता है। इसी प्रकार से शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से लाया जाता है, फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा फेफड़ों से लाया जाता है शुद्ध रुधिर को, और फुफ्फुसीय शिराएं शुद्ध रुधिर को ला करके बाएं आलिंद में भर देती हैं। इस 0.7 सेकेंड के अंदर पूरे आलिंद फैलते रहते हैं और आलिंदों को रक्त से भर दिया जाता है। दाहिने आलिंद में अशुद्ध रुधिर जबकि बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर को भरा जाता है। इसके बाद में जो महाशिराएं हैं वो अशुद्ध रुधिर को भर देती हैं दाएं आलिंद को, और फुफ्फुसीय शिराएं जो कि फेफड़ों से आ रही है, शुद्ध रुधिर लेकर के आती शिरा है लेकिन शुद्ध रुधिर लेके आती है, वो बाएं आलिंद को भर देती है। जब आलिंदों में रक्त आ रहा होता है उस समय इनके अंदर मिलने वाले बाएं भाग में आलिंद और निलय के बीच में मिलने वाला द्विवलन कपाट, बाइकस्पिड कपाट या मिट्रल कपाट, और दाएं भाग में मिलने वाला दाएं आलिंद और निलय के बीच में मिलने वाला त्रिवलन ट्राइकस्पिड कपाट या वाल्व बंद हो जाते हैं। उस समय ये शुरुआत की अवस्था में बंद रहते हैं। आलिंद में आकर द्विवलन और त्रिवलन कपाट आलिंदों के भरने की प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआती अवस्था में बंद रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आलिंदों में रक्त आता रहता है और आलिंदों का आयतन बढ़ता रहता है, आलिंदों में दाब बढ़ता रहता है, ये द्विवलन और त्रिवलन कपाट स्वतः ही खुल जाते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में ये बंद रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आलिंदों में रुधिर आता रहता है वैसे वैसे इनमें रुधिर का दाब बढ़ता जाता है, और जब तक विश्रांत निलयों में दाब से अधिक हो जाता है, जब विश्रांत निलयों के दाब से अधिक हो जाता है तो दोनों कपाट खुल जाते हैं और आलिंदों से रक्त निकल करके निलयों में चला जाता है। जब 0.7 सेकेंड की प्रारंभिक अवस्था में ये द्विवलन त्रिवलन यानी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कपाट बंद रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे रुधिर का दाब बढ़ता जाता है ये द्विवलन और त्रिवलन कपाट खुल जाते हैं और आलिंदों से रक्त निलयों के अंदर आना शुरू हो जाता है। निलयों में जब निलयों की विश्रांत अनुशीलन प्रक्रिया होती है उससे पहले ही यानी कि आलिंदों के संकुचन से पहले ही रक्त निलयों में आ जाता है, और लगभग निलयों के अंदर 75% रक्त जो है वो अनुशीलन अवस्था में ही निलयों में भेज दिया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है
कि आलिंदों के अनुशीलन की प्रारंभिक अवस्था में जब रक्त आ रहा होता है उस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का वाल्व बंद होते हैं, लेकिन जब रुधिर का दाब आलिंदों में बढ़ता जाता है तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का वाल्व खुल जाते हैं और उनके खुलने से लगभग आलिंदों से 75% रक्त की मात्रा जो है 75% रक्त निलयों के अंदर आ जाता है। 25% रक्त है वो जब आलिंद संकुचित होते हैं तो बचा कुचा रक्त भी निलयों में भर दिया जाता है। इस प्रकार से 75% लगभग निष्क्रिय प्रवाह द्वारा निलयों में भर जाता है। 75% जो रक्त है वो निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा कपाट खुल जाते अपने आप ही रक्त हृदय के निचले वाले भाग में यानी निलयों में चला जाता है। 75% रक्त आ चुका है। इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक आलिंदों का प्रकुंचन। जब आलिंदों का अनुशीलन पूरा हो जाता है, आलिंदों का अनुशीलन पूरा हो जाता है, पूरा होने के बाद अब आलिंदों में संकुचन शुरू होता है। आलिंदों के संकुचन के समय ऊर्ध्व महाशिरा और जो रक्त लेकर के आ रही है तथा फुफ्फुसीय शिरा जो रक्त लेकर के फेफड़े से आ रही है, ऊर्ध्व महाशिरा यानी अग्र महाशिरा, निम्न महाशिरा शेष रक्त लेके आई है, इनके छिद्रों के ऊपर जो कपाट है वाल्व है वो बंद हो जाते हैं ताकि रक्त संकुचित प्रवाह रुक जाए, रक्त संकुचित प्रवाह ना हो। द्विगुण कपाट खुले रहते हैं और आलिंदों का संकुचन शुरू हो जाता है। आलिंदों का संकुचन 0.1 सेकंड तक होता है। इस 0.1 सेकंड बहुत ही कम समय में 0.1 सेकंड के अंदर जो बचा कुचा 25% रक्त होता है वो भी निलयों के अंदर भेज दिया जाता है। इस 0.1 सेकंड के अंदर 25% रक्त जो बच जाता है आलिंदों में वो भी निलयों के अंदर आ जाता है। बाएं आलिंद का रक्त बाएं निलय में, दाएं आलिंद का अशुद्ध रक्त दाएं निलय के अंदर पहुंच जाता है। इस प्रकार से निलयों का आलिंदों का प्रकुंचन होता है। तो आलिंदों के अनुशीलन समाप्त होते ही दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं, जिसे आलिंद प्रकुंचन या एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, आलिंद प्रकुंचन कहते हैं। संकुचन के फलस्वरूप थोड़ा ही रुधिर आलिंदों में बचा हुआ होता है। आलिंदों में बहुत कम रक्त होता है, 25% रक्त होता है, बचा हुआ वही निलय में आता है। इस प्रकार दोनों निलय रुधिर से पूर्णतया भर जाते हैं। आलिंद प्रकुंचन लगभग 0.1 सेकंड तक होता है, लगभग 0.1 सेकंड तक रहता है। अनुशीलन प्रारंभ होने से अनुशीलन प्रारंभ होते ही निलयों का अनुशीलन प्रारंभ होते ही इनमें रुधिर आना प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे ही इसी समय के अंदर जब रक्त आलिंदों से निलय में आ रहा है उसी समय निलयों के अंदर अनुशीलन होता रहता है, निलय फैलते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जब रक्त यहाँ से आलिंदों से निलय में आ रहा है तो निलय फैलते रहते हैं, अर्थात निलयों का अनुशीलन जारी रहता है। निलयों का अनुशीलन जब आलिंदों का संकुचन पूरा हो जाता है तो आलिंदों का अनुशीलन कंप्लीटली हो जाता है, आलिंद पूर्णतः रक्त से भर जाते हैं। निलयों का अनुशीलन पूरा हो जाता है और निलय पूर्णतः रक्त से भर जाते हैं, दोनों ओर के निलय। अब शुरू होता है अगला पॉइंट, निलयों का प्रकुंचन यानी वेंट्रिकल सिस्टोल। इसमें अब प्रकुंचन के अंदर 0.3 सेकंड का समय लगता है। क्या घटनाएं होती है ध्यान दीजिएगा। निलयों के प्रकुंचन के समय, निलयों का प्रकुंचन जब निलय पूर्णतः रक्त से भर जाते हैं, निलय पूरे फैले हुए होते हैं, दाब बढ़ जाता है, उस समय इसके द्विवलन और त्रिवलन कपाट बंद हो जाते हैं। द्विवलन कपाट बाएं आलिंद निलय के बीच में, त्रिवलन कपाट दाएं आलिंद निलय के बीच में ये कपाट बंद हो जाते हैं तथा इनके निम्न महाधमनी और बाएं निलय से निकलने वाली महाधमनी और दाएं निलय से निकलने वाले जो फुफ्फुसीय धमनियां हैं, फुफ्फुस कांड है, उनके ऊपर इस महाधमनी और फुफ्फुस कांड के छिद्रों पर स्थित अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं, द्विवलन और त्रिवलन कपाट बंद हो जाते हैं और निलय में तेजी संकुचन शुरू होता है। निलय में यह संकुचन की घटना 0.3 सेकंड तक होती है और इस संकुचन में बहुत तीव्र दाब से रक्त जो है इतने ही दाब के साथ में महाधमनी और फुफ्फुस कांड के अंदर भेज दिया जाता है।
फुफ्फुस कांड जो है वो आगे चल करके दो भागों में बट जाता है और अपने अपने ओर के फेफड़ों के अंदर रक्त को शुद्ध होने के लिए लेके चला जाता था। महाधमनी के अंदर रक्त प्रेशर से, दाब से पूरे शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। शुद्ध रक्त को बाएं से निकलती है महाधमनी। इस प्रकार से निलयों का प्रकुंचन 0.3 सेकंड तक होता है। इसके बाद में आता है निलयों का जब प्रकुंचन पूरा हो जाता है तो अगला टॉपिक आता है निलयों का अनुशीलन, निलयों की विश्रांति अवस्था। तो निलयों का प्रकुंचन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके जस्ट बाद में 0.5 सेकंड तक निलय अनुशीलन या विश्रांति की अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था के दौरान जब अनुशीलन शुरू होता है, फैलना शुरू होता है, तो इनके अर्धचंद्राकार कपाट जो फुफ्फुस कांड और महाधमनी के ऊपर है, ये कपाट बंद हो जाते हैं और आलिंदों से रक्त आना शुरू हो जाता है। निलयों के अनुशीलन के समय आलिंदों से रक्त आना शुरू हो जाता है तथा इनके निलयों के अनुशीलन शुरू हो जाता है। निलयों में स्थित जो अर्धचंद्राकार कपाट है महाधमनी पर, फुफ्फुस कांड पर, वो बंद हो जाते हैं। द्विवलन त्रिवलन कपाट इस अवस्था में खुल जाते हैं और आलिंदों से रक्त आना इनमें शुरू हो जाता है। अनुशीलन की प्रक्रिया यानी डायस्टोल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार से आलिंदों का अनुशीलन, निलयों का अनुशीलन पूरा होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रकुंचन के बाद निलय विश्रांति अवस्था में आते हैं। प्रकुंचन हो गया, उसके बाद विश्रांति, अनुशीलन, डायस्टोल की अवस्था में आते हैं। इसे अनुशीलन कहते हैं, यानी कि निलयों का अनुशीलन कहते हैं। इसमें दाब कम हो जाता है, फैलते समय दाब कम हो जाता है। रुधिर की विपरीत दिशा में प्रवाह रोकने के लिए अर्धचंद्राकार कपाट यानी विपरीत प्रवाह में कहीं जो भेजा गया है शरीर में और फेफड़ों में वापस न आए, इसके लिए दाब कम हो गया तो वापस आ सकता है, इसलिए इनके अर्धचंद्राकार कपाट फट से बंद हो जाते हैं। निलयों के संकुचन के समय से ही आलिंदों में लगातार रक्त आ रहे, रुधिर का दाब धीरे धीरे निलयों की तुलना में अधिक हो जाने से आलिंद निलय कपाट, द्विवलन त्रिवलन कपाट खुल जाते हैं। आलिंदों में लगातार जो रक्त आता रहता है, आलिंदों के फैलने से जो रक्त आता है उस कारण रुधिर का दाब बढ़ता रहता है और उनके द्विवलन त्रिवलन कपाट खुल जाते हैं और निलय उस समय विश्रांति अवस्था में होते निलयों में वो रक्त आता रहता है, निलयों का भरना प्रारंभ हो जाता है। यह जो निलयों का अनुशीलन है ये 0.5 सेकंड तक होता है। तो इस प्रकार से अपना हृदय कार्डिक साइकिल जो है पूरा होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फिर से कि आलिंदों का अनुशीलन के समय क्या घटना है, थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर आलिंदों का अनुशीलन के समय दोनों आलिंद फैलते हैं। उस समय इनके और आद्य महाशिरा, निम्न महाशिरा और फुफ्फुसीय शिरा जो कि रक्त को लेकर आ रही, इनके कपाट खुल जाते हैं और रक्त जो है आलिंदों के अंदर भरता रहता है। आलिंदों के भरते समय प्रारंभिक अवस्था में द्विवलन त्रिवलन कपाट बंद रहते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे रक्त का दाब बढ़ता है तो ये द्विवलन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं और रक्त निष्क्रिय प्रवाह के कारण निलयों के अंदर भर दिया जाता है। आलिंदों का अनुशीलन या विश्रांति अवस्था 0.7 सेकंड तक होती है। आलिंदों का प्रकुंचन, जब आलिंदों का अनुशीलन पूरा हो जाता है तो फिर इनके अंदर प्रकुंचन की प्रक्रिया होती है। प्रकुंचन के समय द्विवलन और त्रिवलन कपाट खुले रहते हैं तथा फुफ्फुसीय शिरा और निम्न आद्य महाशिराओं के ऊपर चंद्राकार कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं और आलिंदों का संकुचन होने से जो आलिंदों में 25% रक्त बचा होता है वो भी निलयों के अंदर भेज दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है निलयों का प्रकुंचन। जब आलिंदों का प्रकुंचन पूरा हो जाता है तो उस समय निलयों का प्रकुंचन होने से निलयों का अनुशीलन जारी रहता है। इनमें प्रकुंचन होता है, इनमें फैलना होता है, इनमें निलयों के फैलने से रक्त पूरा भर जाता है। अब निलय में प्रकुंचन शुरू होता है। तो निलय के प्रकुंचन के समय मुख्य घटनाएं क्या होती हैं? निलयों के अंदर प्रकुंचन तब शुरू होता है निलयों के रुधिर का दाब बहुत ज्यादा हो जाता है। उस समय इनके द्विवलन और त्रिवलन कपाट बंद हो जाता है, विपरीत प्रभाव ना हो रक्त का, इसलिए और फुफ्फुस कांड और महाधमनी के ऊपर स्थित महाधमनी के छिद्रों पर स्थित अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और अधिक दाब के साथ रक्त को फुफ्फुस कांड में दाएं निलय के द्वारा और महाधमनी में बाएं निलय के द्वारा भेज दिया जाता है। महाधमनी रक्त को लेकर पूरे शरीर में, तो फुफ्फुस कांड रक्त को लेकर फेफड़ों के अंदर पहुंचता है। निलयों का प्रकुंचन का समय 0.3 सेकंड तक होता है। इसके बाद होता है निलयों का अनुशीलन
निलयों का फैलना जब फेफड़े संकुचित आलिंद संकुचित होते हैं उस समय इनका फैलना भी हो जाता है, यानी कि इस समय प्रेगनेंसी के समय इनका जारी रहता है। तो अनुष्ठान के समय जो सबसे पहले घटना होगी कि महाधमनी और फुफ्फुसकांड के अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत प्रेशर से रक्त गया है वो वापिस ना आ जाए, इसलिए ये फैलने पर रक्त वापिस आ सकता है, आते अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, द्विवलन कपाट खुल जाते हैं और आलिंदों से रक्त इसके अंदर भर दिया जाता है। निलयों का अनुशीलन 0.5 सेकंड तक होता है। निलयों का जो डायस्टोल की प्रक्रिया है, डायस्टोल अवस्था है, वो 0.5 सेकंड तक होती है। ये था हृदय चक्र कार्डियक साइकिल। अब इस कार्डियक साइकिल के अंदर स्टेथोस्कोप के द्वारा धमनी सुनी जाती डॉक्टरों के द्वारा। डॉक्टर जो है, हम जब कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमारे चेस्ट पर हृदय की बीटिंग जो है, हृदय की स्पंदन क्रिया, उसकी ध्वनि सुनता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। वो कौन कौन सी ध्वनियां होती है? तो 2 ध्वनियां आती हैं। वो ध्वनि किस चीज की होती है, कौन से कपाटों की होती है, हृदय में कहां से वो ध्वनि आती है? ध्यान दीजिएगा, हृदय कपाटों के बंद होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। हृदय ध्वनि या स्पंद जो है, पल्स जो है, पल्स रेट होती है, स्पंदन होते हैं, उनके बारे में। तो हृदय के जो कपाट जब बंद होते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। निलय प्रंकुचन के समय जब निलय संकुचित होते हैं, ध्यान दीजिएगा, निलय जो संकुचित होते हैं उस समय रक्त प्रवाह विपरीत ना हो जाए, इसके लिए द्विवलन और त्रिवलन कपाट बंद होते हैं, तेजी से बंद होते हैं। तो निलय प्रंकुचन के समय आलिंद निलय कपाटों के बंद होने, आलिंद निलय कपाट जो आलिंद निलय के बीच में होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, उनके बंद होने से उत्पन्न ध्वनि को प्रथम ध्वनि कहा जाता है। प्रथम हृदय ध्वनि, प्रथम हृदय ध्वनि। इस प्रथम हृदय ध्वनि को इंग्लिश में लब, LUBB कहा जाता है। ये होती है प्रथम हृदय ध्वनि। जब आलिंद निलय कपाट बंद होते हैं, आलिंद निलय के बीच में जो कपाट होते हैं, द्विवलन यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, उन कपाटों के बंद होने की ध्वनि को प्रथम हृदय ध्वनि कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लब साउंड कहा जाता है। इसके बाद में इसी प्रकार से अनुशीतलन, निलय अनुशीतलन, जब निलय फैलते हैं, निलय फैलते समय क्योंकि बहुत प्रेशर से इन्होंने महाधमनी को और फुफ्फुसीय शिरा को, फुफ्फुसकांड को रक्त दिया है, वो रक्त वापस न आ जाए, इसके लिए वहां पर भी एक ध्वनि के साथ में अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। तो निलय के अनुशीतलन इसी प्रकार, निलय अनुशीतलन, निलय डायस्टोल के समय अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से भी ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को द्वितीय हृदय ध्वनि कहा जाता है। द्वितीय हृदय ध्वनि कहते हैं, और ये जो ध्वनि होती है वो होती है डब साउंड, डब की ध्वनि होती है। इस प्रकार से हृदय में 2 प्रकार की ध्वनियां आती हैं, एक लब और एक डब। ये डब होती है, ये लब, ये डब, DUP, डब, डब की ध्वनि। तो इस प्रकार से स्टेथोस्कोप के अंदर इन 2 ध्वनियों को सुना जाता है, लब और डब ध्वनि को। तो इस प्रकार से हृदय के अंदर हृदय साइकिल जो है वो आपका कंप्लीट होता है। यहां पर एक बात और आती है कि प्रत्येक धड़कन में लगभग प्रत्येक धड़कन में, यानी कि एक बार जब स्पंदन प्रक्रिया पूरी होती है, एक बार हृदय धड़कता है तो उसके अंदर कितना रक्त जाता है? 70 ml रक्त को शरीर में पहुंचाया जाता है। 70 ml रक्त को शरीर में पंप करता है हृदय एक धड़कन में। इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, स्ट्रोक आयतन या STROKE, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। हृदय स्पंदन दर व स्ट्रोक आयतन, हृदय स्पंदन दर और स्ट्रोक आयतन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कार्डिक आउटपुट या हृदय की जो क्षमता है उसके आकलन हम कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर 75 ml रक्त जो है वो एक स्पंदन की 75 जो स्पंदन दर है, लगभग 75 बीटिंग रेट है, स्पंदन दर है, और 70 ml रक्त जो है वो एक स्पंदन क्रिया के अंदर पंपिंग होता है शरीर के अंदर, तो कुल जो हृदय के अंदर जो रक्त की मात्रा आएगी वो आएगी 5151 ml, अर्थात अबाउट 5 लीटर।
5 लीटर रक्त जो है वो 1 मिनट के अंदर पंप किया जाता है। 5 लीटर जो रक्त है वो 1 मिनट के अंदर पंप किया जाता है। 70 ml रक्त एक स्पंदन क्रिया के अंदर पंपिंग होता है शरीर में। 75 अगर हम पर मिनट स्पंदन दर मानते हैं तो 75 × 70 करने पर 5151 ml ब्लड जो है वो पंप किया जाता है। इस प्रकार से 5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंपिंग क्रिया होती है। तो इस प्रकार से 1 मिनट में हृदय लगभग 5 लीटर रक्त को पंप करता है। कभी कभी हृदय में मरमर की ध्वनि भी आती है। कपाट की खराबी के कारण आती है। जब कपाट खराब हो जाते हैं तो कपाट ठीक से बंद नहीं हो पाते हैं और चर चर की या फिर मरमर की ध्वनि जो है स्टेथोस्कोप से आसानी से सुनी जा सकती है। इसमें एवीवी पूरी तरह बंद नहीं हो पाते हैं, अर्थात जो कपाट है अपने जो प्रथम ध्वनि के जो कपाट है द्विवलन और त्रिवर्ण कपाट, वो वाल्व जो है वो ठीक से बंद नहीं हो पाते हैं अथवा वाल्व सिकुड़ जाते हैं। या वाल्व सिकुड़ जाते हैं या बंद नहीं हो पाते हैं, इस कारण से वो ध्वनि साफ नहीं सुनाई देती, लब और डब की, जिसे मरमर की ध्वनि आती है। वाल्व का सिकुड़ना स्टेनोसिस कहलाता है। हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न ध्वनियों को स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जा सकता है। स्टेथोस्कोप एक यंत्र जिसे कान के अंदर लगा करके डॉक्टर हृदय की ध्वनियों को सुनता है। स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की ध्वनियों को सुना जाता है। अगर द्विवलन बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कपाट खराब हो जाते हैं, वाल्व सिकुड़ जाते हैं, तो इस रोग को स्टेनोसिस कहा जाता है। स्टेनोसिस कहते हैं। इस कारण से हृदय के अंदर द्विवलन त्रिवलन कपाट ठीक से बंद नहीं हो पाते हैं और ये ध्वनि भी ठीक से नहीं आ पाती है और मरमर की ध्वनि आती है, जिससे हार्ट के अंदर ब्लड वॉल्यूम जो है यानी वो घट बढ़ जाता है या कम ज्यादा हो जाता है। विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इस अवस्था को स्टेनोसिस भी कहा जाता है। ये था अपना आज का टॉपिक, हृदय कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ हार्ट, जो अपन ने कंप्लीट किया। 2 टॉपिक थे इसके, हृदय स्पंदन और कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के अंदर 4 अवस्थाएं, डायस्टोल ऑफ एट्रियल, फिर सिस्टोल ऑफ एट्रियल, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल और फिर डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। इस प्रकार से इन अवस्थाओं का अध्ययन किया। आलिंगों का अनुशीतलन, आलिंगों का प्रकुंचन, निलयों का प्रकुंचन और निलयों का अनुशीतलन, इनका समय और कौन कौन से कपाट बंद होते हैं खुलते हैं, किस हिस्से में विश्रांति होती है, सिकुड़ना होता है, इनका विशेष ध्यान रखिएगा। अगली क्लास के अंदर अपन जो है वो डबल ब्लड सर्कुलेशन, दोहरा जो परिसंचरण तंत्र है वो क्या होता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में, और इसके बाद में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जो आपके बोर्ड क्लास के सिलेबस के अनुसार है उसमें। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।